नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु दीक्षित आप सभी लोगों का ध्येय ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग एडवांस मैथ शुरू करेंगे और मैं एकदम ज़ीरो लेवल से शुरू करूंगा और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। तो मैं जितने भी पॉइंट समझाऊं आप लोगों को, तो आप लोग अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और आप लोग एक नई कॉपी खरीद लीजिए जिसमें लिखिए एडवांस मैथ बाय हिमांशु दीक्षित सर, ठीक है। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे हाई डिमांडिंग चैप्टर ज्योमेट्री पे। सबसे ज़्यादा डिमांड होती है ज्योमेट्री पे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है एडवांस मैथ का जो काफ़ी ट्रिपिकल भी होता है। लेकिन अगर आपको इसकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो गई तो ये ट्रिपिकल नहीं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें जितनी भी थ्योरी है मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एक छोटे से छोटे पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और हर एक बात को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। ज्योमेट्री से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज की क्लास को। ज्योमेट्री जिसे आप लोग जानते हैं ज्यामिति। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्योमेट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री पे हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है लाइंस एंड एंगल्स, रेखा और कोण। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है पॉलीगन। फिर हमें तीसरा टॉपिक पढ़ना है ट्रायंगल। फिर हमें चौथा टॉपिक पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल। फिर हमें पांचवा टॉपिक पढ़ना है सर्कल। ये हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। तो पूरी ज्योमेट्री का जो बेस होता है वो लाइंस एंड एंगल्स में होता है, रेखा और कोण में। पूरी ज्योमेट्री का बेस यहीं पे है। अगर आप ज्योमेट्री पे निल हैं तो आप लोग लाइन एंगल्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। फिर इसके बाद हम लोग पॉलीगन पढ़ेंगे, बहुभुज। बहुभुज में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, फिर उनको हम जानेंगे। फिर हम लोग ट्रायंगल को पढ़ेंगे, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि त्रिभुज का निर्माण कैसे हुआ, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो फिर क्यों होता है। फिर हम जानेंगे त्रिभुज के सेंटर पे बात करेंगे। फिर हम इसकी सिमिलरिटी पे बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी पे बात करेंगे, इसके एरिया पे बहुत सारी कंडीशंस पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर हम लोग जानेंगे क्वाड्रिलेटरल्स मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, सारी कंडीशंस को हम लोग जानेंगे वहाँ पे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल में हम लोग सेमी सर्कल भी पढ़ेंगे, टेंजेंट भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ भी पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले आपको हर एक सेगमेंट की थ्योरी समझा दूंगा, इसके बाद में उसी थ्योरी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। ऐसे हम हर टॉपिक पे कर रहे होंगे, ठीक है। लाइंस एंड एंगल से पॉलीगन पे, ट्रायंगल पे, क्वाड्रिलेटरल से सर्कल पे, ऐसे हम हर पॉइंट पे करेंगे। उसकी पहले कंप्लीट थ्योरी, फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन। इस तरीके से हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल से, रेखा और कोण से। तो आप लोग हर एक बात को बहुत अच्छी तरीके से नोट करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगा लो लाइंस एंड एंगल। आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स तो भाई सबसे पहले हम जान लेते हैं लाइंस एंड एंगल्स में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो भाई लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख लो पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट मतलब बिंदु। व्हाट इज पॉइंट? बिंदु क्या है? तो आप बोलेंगे सर जिसकी ना कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई, ना कोई ऊंचाई और ना ही कोई क्षेत्रफल होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। अगर मैं आपसे सेकंड पॉइंट पे बात करूं आगे, और सेकंड पॉइंट है अपना रे मतलब किरण। बहुत ध्यान सुनना, किरण क्या है? तो आप बोलेंगे सर किरण होती है अगर हम बिंदु को एक ओर बढ़ा दें, अगर हम बिंदु को एक और बढ़ा दें, एक और एक्सटेंड कर दें, तो ये क्या बन जाएगी? किरण बन जाएगी।
ये क्या बन गई, किरण बन गई हमारी यहाँ पे। ओके, अगर मैं तीसरा पॉइंट लूँ यहाँ पे, तीसरा पॉइंट लाइन मतलब रेखा। तो आप बोलें सर रेखा तो एक बहुत सुंदर लड़की थी, है ना, लेकिन यहाँ पर रेखा क्या है, बात को समझना हमारी है, रेखा क्या है यहाँ पे। तो आप बोलेंगे यदि किसी बिंदु को आप दोनों ओर बढ़ा देते हैं, अगर आप किसी बिंदु को दोनों ओर बढ़ा देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, हमारी रेखा बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है हमारी यहाँ पे। मैं चौथा पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है, यदि आप रेखा को दो बिंदुओं पे रोक दें, यदि आप किसी रेखा को दो बिंदुओं पे रोक दें तो ये जो खंडित हिस्सा है ना, ये जो खंडित हिस्सा है हमारा, जो मैंने सिलेक्ट कर दिया है, यही हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। बात समझ में आ रही है हमारी। मैं अगला पांचवा पॉइंट लेता हूं यहाँ पे। पांचवा पॉइंट आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरियां एक समान हो। ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरियां क्या हो, समान हो, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अर्थात ऐसी रेखाएं जो कभी ना मिले। अब आप लोग हमें ये बताओ, अगर इनके बीच की दूरियां एक समान होंगी तो अब इनको आप कितना भी बढ़ाओ ये कभी नहीं मिलेंगी, है ना। बात समझ में आ रही होगी हमारी यहाँ पे। मैं अगला पांचवा पॉइंट लेता हूं यहाँ पे, नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस, असमांतर रेखाएं। असमांतर रेखाएं असमांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो आप बोलेंगे ऐसी रेखाएं जो निश्चित दूरी बाद मिल जाए। ऐसी रेखाएं जो निश्चित दूरी बाद मिल जाएं उन्हें हम असमांतर रेखाएं कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरियां असमान हो उन्हें हम असमांतर रेखाएं कहते हैं। मैं अगला पॉइंट लेता हूं। मैं एकदम जीरो लेवल से चीज़ें स्टार्ट की हैं, मैं आपको ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता ज्योमेट्री पे, ठीक है। तो आप लोग भी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनते रहना, हर एक बात को ध्यान सुनना है बस में पहले, ठीक है, और साथ साथ में धीरे धीरे करके नोट डाउन भी करते रहना है। अगला पॉइंट, समांतर रेखाओं के बाद में, असमांतर रेखाओं के बाद में कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइन मतलब संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। ओके, मैं अगला पॉइंट लेता हूं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस जिसे आप लोग कहते हैं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटें। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटें उन्हें हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, लंबवत रेखाएं कहते हैं। तो कुछ इतनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू ये लाइंस की प्रॉपर्टीज बनती है। बहुत सारी कंडीशंस और भी आएंगी, मैं धीरे धीरे सारी कंडीशंस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एंगल पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये तो मैंने बात आपसे कर ली लाइन पे। तो लाइन पे मैंने क्या क्या जाना,
सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, जिसकी ना कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई, ना कोई ऊंचाई और ना ही कोई क्षेत्रफल होता है, उसे हम पॉइंट कहते हैं। अगर हम पॉइंट को एक और बढ़ा दें तो किरण बन जाती है, दोनों ओर बढ़ा दें रेखा बन जाती है, रेखा को दो बिंदु पे रोक दें रेखाखंड बन जाता है। ऐसी दो रेखाएं जो कभी ना मिले, मतलब ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरियां एक समान हो, समांतर रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी असमान हो, मतलब निश्चित दूरी बात मिल जाए, उन्हें हम लोग असमांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अगली बात हमने की कॉन्करेंट लाइन पे, संगामी रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरे उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटे उन्हें हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे और आपको समझाता हूँ एंगल। एंगल मतलब कोण। तो सबसे पहले जाते हैं व्हाट इज एंगल। एंगल क्या है, कोण क्या है। तो कोण क्या होता है, किसी बिंदु से दो रेखाखंड या दो किरण, किसी बिंदु से दो किरण जो झुकाव उत्पन्न करती हैं, दो किरण, किसी बिंदु से दो किरण जितना झुकाव उत्पन्न करती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है। ओके, और एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट कराते हैं। ओके, अगली मैं बात करता हूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल पे। टाइप्स ऑफ एंगल पे बात करता हूं यहाँ पे मैं। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे कोण हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा यहाँ पे एक्यूट एंगल, दूसरा होता है हमारा यहाँ पे राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, चौथा होता है स्ट्रेट एंगल, पांचवा होता है रिफ्लेक्स एंगल और छठा होता है कंप्लीट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल जिसे आप लोग कहते हैं न्यून कोण। ओके, मैं हिंदी भी लिखे दे रहा हूँ साथ में। और राइट एंगल को हम लोग कहते हैं समकोण, ऑब्ट्यूस एंगल को हम लोग कहते हैं यहाँ पे अधिक कोण। ये सब आप लोग जानते होंगे, सब आपने इसके पहले पढ़ा रखा है बेसिक क्लासों में। अगर बेसिक क्लास में बात करूँ 6, 7, 8 या सब आपने पढ़ा रखा होगा। स्ट्रेट एंगल जिसे आप लोग कहते हैं ऋजु कोण, जिसे हम लोग रेखा कोण भी कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल मतलब परिवर्ती कोण, ओके। कंप्लीट एंगल मतलब हम इसको कहते हैं संपूर्ण कोण। तो ये इतने प्रकार के हमारे कोण होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है, ठीक है, ध्यान देना, मैं आपको एक्यूट एंगल पे बात समझाता हूँ। एक्यूट एंगल क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, वह कोण जो 0 डिग्री टू 90 डिग्री, मतलब वह कोण जो 0 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या मैंने समझाया, न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जो 0 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, तो आप बोलेंगे न्यून कोण है यहाँ पे। ओके, दूसरा पॉइंट समकोण क्या होता है, तो आप बोलेंगे वह कोण जो 90 अंश का हो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप लोग, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या है हमारा समकोण है। ओके, ठीक है। अगला पॉइंट मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मतलब किसमें, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो आप बोलेंगे वह कोण जो 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम हो,
उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं, मतलब ऑप्टिक्स एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, अधिक कोण है यहाँ पे। ओके, मैं अगली बात करता हूँ यहाँ पे चौथे नंबर पे, मतलब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे वह कोण जो 180 अंश का हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कोण या ऋजु कोण कहते हैं। वह कोण जो 180 अंश का होता है उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल या रेखा कोण या ऋजु कोण कहते हैं। अगला पॉइंट, परिवर्ती कोण। तो परिवर्ती कोण क्या होता है, तो आप बोलेंगे वह कोण जो 180 अंश से ज़्यादा और 360 से कम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्ती कोण बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्ती कोण बोलते हैं। ओके, अगली बात मैं छठे नंबर पे आता हूँ। तो छठा क्या था, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो आप बोलेंगे वह कोण जो 360 अंश का होता है। वह कोण जो 360 अंश का होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं, अगर पूरा सर्कल बन गया तो 360 डिग्री का बन जाएगा हमारा वहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल टू संपूर्ण कोण। ओके, तो ये आपसे मैंने बात की एंगल पे और एंगल के प्रकार पे। तो ये हमने एंगल का बेस समझाया है। अब इसके बाद में आगे कुछ और पॉइंट समझाता हूँ, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए देखिए फिर आगे। और आज मैं आपकी कंप्लीट थ्योरी करा दूंगा लाइन साइड एंगल पे। फिर इसके बाद में हम लोग कल की क्लास में इस लाइन साइड एंगल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब इस थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होगे, ठीक है। तो इस थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से हमें ध्यान देते हुए हर एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। हर एक पॉइंट को समझना है हमें यहाँ पर। अगला पॉइंट मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इसी एंगल से रिलेटेड कुछ पॉइंट होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं इसकी हिंदी लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण या फिर हम लोग बोलते हैं कोटि पूरक कोण, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। तो बोलेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो बोलेंगे ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री के यहाँ पे पार्ट किए जाएं, आप अलग अलग भी एंगल ले सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे अलग अलग भी ले सकते हैं, ये अल्फा ये बीटा है, तो इन दोनों का योगफल कितना है 90 है, या फिर इधर या समझ सकते हैं, ठीक है। अगली मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट आता है सप्लीमेंट्री एंगल। फिर मैं दोनों को एक साथ समझाता हूँ आपको। सप्लीमेंट्री एंगल, और वो कैप पे ध्यान मत देना क्योंकि हम इंग्लिश के टीचर नहीं मैथ के टीचर हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल जिसे हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, बेटा संपूरक कोण क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है उन्हें हम लोग संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पे ये अल्फा ये बीटा है, या फिर इनको आप अलग अलग भी डिनोट करा के समझ सकते हो, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं बीटा है और आप इसको मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल दोनों कोणों का योगफल 180 अंश और कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों कोणों का योगफल 90 अंश। मैं आपको एक बात और समझा दूँ यहाँ पे, ये बेटा दोनों ही कोण पूरक कोण नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अल्फा का पूरक कोण कौन है, तो बोलेंगे बीटा। बीटा का पूरक कोण कौन है, कहेंगे अल्फा है। समझ रहे हमारी बात को, मतलब ये एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं।
जैसे मैं कहूँ मेरा पड़ोसी कौन, कैन ये, इनका पड़ोसी कौन, कैन मैं। बात समझ रहे हैं मेरी? वही चीज़ यहाँ भी है। अगर बोले कि सर अल्फा का संपूरक कौन होगा तो बोलेंगे बीटा, बीटा का संपूरक कौन होगा, कैन अल्फा। मतलब दोनों नहीं होंगे, ये एक दूसरे के ही संपूरक होते हैं, एक दूसरे के ही हमारे कोटि पूरक होते हैं। बात समझ रहे हैं ना मेरी यहाँ पे? तो एक दूसरे के संपूरक एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट भी बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी होता है। तो अगला पॉइंट आता है आपका यहाँ पे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जिसे आप लोग कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण। तो बेटा आसन्न कोण क्या होते हैं, बात को समझो। आसन्न कोण क्या होते हैं यहाँ पे? तो ध्यान देना, आसन्न कोण क्या होते हैं यहाँ पे बेटा? होता क्या है, एक ही शीर्ष और एक ही भुजा के दोनों ओर बने हुए कोणों के, एक ही शीर्ष और एक ही भुजा के दोनों ओर बने हुए कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इनके पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी मानो, तो बेटा डी बी सी और सी बी डी, तो यहाँ पे जो शीर्ष है वो एक ही है और जो बी सी भुजा वो दोनों एंगल में क्या है, कॉमन है। तो ये जो एंगल हमारे बने ना अल्फा और बीटा, ये कैसे हैं? तो बोलेंगे सर आसन्न कोण। बात समझ रहे हैं मेरी? आसन्न कोण क्या होते हैं? तो आसन्न कोण क्या है? तो एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु और एक ही रेखा के दोनों ओर बने हुए कोणों को हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग रैखिक युग्म कोण। तो रैखिक युग्म कोण क्या होते हैं? तो आप बोलेंगे सर रैखिक युग्म कोण क्या है? बात को समझना हमारी यहाँ पे। तो ये हमारी रैखिक मतलब रेखा हो गई। तो आप बोलेंगे सर रैखिक युग्म कोण क्या है? इनको मान लेते हैं सी है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं डी है। तो रैखिक युग्म कोण क्या है? बात को समझना हमारे यहाँ पे, किसी रेखा में एक कॉमन रेखा के दोनों ओर बने हुए कोणों को हम लोग रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारी एक रेखा है और इसमें की ये रेखा ही ट्रांसवर्सल रेखा ही, तो इस रेखा के जो दोनों ओर बने हुए कोण हैं ये हमारे रैखिक युग्म कोण है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बी सी डी, एक एंगल बना बी सी डी और एक एंगल बना ए सी डी। इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री हो। क्यों होगा बेटा? कोई भी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री में होती है। अगर 180 डिग्री में है, अगर आप इसको ट्रांसवर्सल ला लेंगे तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? तो बोलेंगे सर 180 डिग्री ही तो होगा। बात समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जितने भी रैखिक युग्म कोण है ना उनको हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं, बट सप्लीमेंट्री को आप रैखिक नहीं कह सकते। बात समझना मेरी यहाँ पे। आप जितने भी रैखिक युग्म कोण हैं, जितने भी लीनियर पेयर एंगल हैं, उन सभी को आप बोल सकते हो सप्लीमेंट्री, बट सप्लीमेंट्री को रैखिक नहीं बोल सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो रही मेरी? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे अगले पॉइंट पे आता हूं। अगले पॉइंट को समझिएगा यहाँ पे मेरी यहाँ पे। तो आप लोग हमें छोटा सा पॉइंट और देखिएगा, मैं क्या समझाने वाला हूँ। जैसे ये कोई रेखा है और ये मैं एक लाइन खींच लिया पे, ठीक है। तो ये बताओ, अगर ये पॉइंट ले लूँ ए बी और ये सी और ये डी, अगर मैं इस एंगल को इंटीरियर मानता हूँ, ये वाला एक्सटीरियर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी? अगर आप इसको इंटीरियर मानेंगे तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा, है ना। एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर ऐसा होता है, आप सब जानते होंगे। तो आप लोग हमें ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इंटीरियर है ये थीटा का है मान लेते हैं, तो जो एक्सटीरियर है ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा का हो जाएगा यहाँ पर। ओके, बात क्लियर है? या फिर मैं आपसे कह लूँ
कि बेटा ये अल्फा का है और ये बीटा का है, मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा हमने इंटीरियर का बाइसेक्ट कर दिया, एंगल बाइसेक्टर जानते होंगे, किसी कोण को दो भागों में बांटना ही हमारा एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। और मैंने एक्सटीरियर का भी बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने इंटीरियर का भी बाइसेक्ट किया और हमने एक्सटीरियर का भी बाइसेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो जो ये एंगल बना, ये वाला एंगल, ये अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा तो बेटा कैसे निकलेगा, अब बात को हमारी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं कुछ देर के लिए इसको अल्फा बीटा नहीं मान रहा यहाँ पे। अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जो ये पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, मैं इसको 2 अल्फा मानता हूँ। अगर 2 अल्फा मानूंगा तो ये अल्फा का होगा, ये भी अल्फा का होगा। इसको मैं पूरा 2 बीटा मानता हूँ तो ये बीटा का होगा और ये बीटा का होगा, ओके। जैसा कि भी मैंने आपको समझाया भी है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 होती है, तो आप कह सकते हो कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 180। तो आप कह सकते हो 2 कॉमन लेने के पे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90। तो यहाँ से ये बात निकल के आ गई कि यदि किसी लाइन में अगर आप इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल का बाइसेक्ट करते हो तो जो इनसे बना हुआ एंगल होगा ना वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। बात ये भी क्लियर हो रही होगी हमारी यहाँ पे, किसी को मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो आपको करना क्या है, बस हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग अगला पॉइंट लिखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे आप लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिसे आप लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो बेटा शीर्षाभिमुख कोण क्या है, बात को समझो हमारी कि शीर्षाभिमुख कोण होते क्या है। तो यदि हम दो ट्रांसवर्स अगर मैं बात करूँ शीर्षाभिमुख कोण पे, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, यदि हम दो असमांतर रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं, अगर दो असमांतर रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं तो जो विपरीत बने हुए कोण होते हैं ना, जो विपरीत बने हुए कोण होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर दो असमांतर रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं तो जो विपरीत बने हुए कोण होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के। बात क्लियर हुई, मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। जल्दी से अब इस पॉइंट को भी समझ लो कि ये होता कैसे है, ठीक है। ये कैसे हो गया भाई, यहाँ पे देखिएगा हमारी बात को यहाँ पे बहुत ध्यान से, ये हो कैसे गया यहाँ पे, ये अपोजिट एंगल इक्वल हो कैसे गए। तो आप लोग हमें एक बात बताओ, जैसा आप लोग अभी जाने हैं कि भाई कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 होती है हमारी, है ना। अगर ये 180 होती है हमारी यहाँ पे, अगर ये एंगल 1 है तो ये जो एंगल होगा ये बेटा कितने का होगा, तो बोलेंगे सर ये होगा 180 माइनस एंगल 1 का होगा। ये कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 180 माइनस एंगल 1 का होगा हमारे लिए, है ना। अब ये बताओ, अगर ये हमारा 180 माइनस एंगल 1 का है तो ये हमारी फिर से स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी यहाँ पे, ये क्या होगी हमारी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जब ये स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी बेटा, तो इन दोनों का जो सम होगा, वो कितना होगा, तो बोलेंगे 180 होगा। तो बेटा हम 180 कर लेते हैं यहाँ पे, तो 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हमारा 180। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो आप बोलेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के। तो आप देख रहे हैं जो अपोजिट एंगल वो क्या हो गया, हमारे इक्वल हो गए। यहाँ पे बात क्लियर हो रही है मेरी यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से शीर्षाभिमुख की डेफिनीशन होती है। क्या डेफिनीशन होती है, अगर दो असमांतर रेखा किसी बिंदु पर काटती हैं तो जो विपरीत बने हुए कोण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगला पॉइंट आपका, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा अगले पॉइंट पे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ लाइन साइड एंगल पे, तो पूरा जो लाइन साइड एंगल होता है वो उसी पॉइंट पे निर्भर रहता है, टोटली उसी पॉइंट पे निर्भर रहता है। तो ध्यान दीजिएगा वो पॉइंट क्या है, अगर आप दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है,
कहने का मतलब है टू पैरेलल लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल एक लाइन काटती है तो यहाँ पर कुछ कोण आंतरित होते हैं, यहाँ पर कुछ कोण आंतरित होते हैं। आप सबको दिख रहा है ना? 5, 6, 7 और 8। तो मैंने क्या कहा आपसे, अगर दो समांतर रेखाओं को, मैं इनका नाम भी ले लेता हूँ, इसका मैं M और इसका मैं N, इसको मैं P मान लेता हूँ, ठीक है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण आंतरित होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ कोण आंतरित हो गए, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे। तो आप कह सकते हो एंगल 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7 एंड 8, ये सारे एंगल कैसे हैं? तो बोलेंगे सर स्टीरियर एंगल है हमारे ये कैसे एंगल हैं? तो बोलेंगे सर ये स्टीरियर एंगल है। और 3, 4, 5 और 6 ये सारे कैसे हैं? तो बोलेंगे इंटीरियर एंगल हैं ये सारे हमारे यहाँ पे। ये कैसे हैं? ये इंटीरियर एंगल हैं सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग हमें एक बात बताओ, यहाँ पर जो एंगल जो लाइन M है और लाइन जो P है, ये एक दूसरे को यहाँ पर काटे हैं। अगर एक दूसरे को यहाँ पे काटे हैं तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और 1 इक्वल टू एंगल 3 हो। कैसे होगा भाई? वर्टली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग टू, मतलब शीर्षाभिमुख के अकॉर्डिंग टू। तो 1 बराबर 3, 2 बराबर 6 हो जाएंगे शीर्षाभिमुख के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बेटा 5 बराबर 7 और 6 बराबर 8 हो जाएंगे शीर्षाभिमुख के अकॉर्डिंग टू। इतना तो आपको समझ में आ गया, वो पहले ही आ गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने क्या वाला हूँ, तो इस पर ध्यान दो। मैं पहला पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे। इस पर पहला पॉइंट आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग। और वो क्या पे मैं ध्यान नहीं देना, मैं ध्यान क्या देना, जो मैं समझा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जिसे हम लोग कहते हैं संगत कोण। तो बेटा संगत कोण क्या होते हैं? बात को सुनो हमारी, संगत कोण होते क्या हैं? तो संगत कोण क्या होते हैं? बात को सुनना बहुत ध्यान से। वन साइड सेम डायरेक्शन में बने हुए कोण संगत कोण होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। फिर सुनिएगा मेरी बात को यहाँ पे। तो आप लोग हमें एक बात बताओ यहाँ पे कि ये हमारी पैरेलल लाइंस थी, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन थी। जो ट्रांसवर्सल लाइन हमारी ये वाली गई हुई है, ये बेटा दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा, वन साइड सेम डायरेक्शन में, मतलब ये भी ऊपर और ये भी ऊपर। वन साइड सेम डायरेक्शन में बने हुए कोण बराबर होते हैं, जिन्हें हम संगत कोण कहते हैं। तो आप कह सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के, है ना। ये 4 नीचे की ओर बना है और 8 भी नीचे की ओर बना है, तो बोलेंगे सर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 के। अगर मैं इस साइड आऊंगा तो बोलेंगे 2 इक्वल टू एंगल 6 के। बेटा ये 3 नीचे की ओर बना है, 7 भी नीचे की ओर बना है, तो बोलेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 के। तो ये सारे क्या होंगे, हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल समझाया क्या कि वन साइड सेम डायरेक्शन में बने हुए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिन्हें हम लोग संगत कोण कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी हमारी, किसी के मन में कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम अगला पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट आता है आपका यहाँ पे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, तो बेटा जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। शायद आप ना जानते हो लेकिन आज जान जाएंगे। अल्टरनेट एंगल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दूसरा होता है यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण। मैं ये हिंदी भी लिख दे रहा हूँ आपके, एकांतर कोण। इसकी आप लोग लिख लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, इसको हम लोग बोलते हैं बाएकांतर कोण। अब हम आते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण पे। अब आप अंतः एकांतर कोण को ध्यान दीजिएगा। तो बोलेंगे सर अंतः कोण 3, 4, 5, 6 हैं, है ना। अब बेटा जो एकांतर क्रम में होंगे वही क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। कैसे, अंतः वाले। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे तो बोलेंगे सर 3 और 5 ये एकांतर है, तो बोलेंगे सर 3 इक्वल टू एंगल 5 और 4 इक्वल टू एंगल 6 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3 इक्वल टू
एंगल 5 और 4 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, अगर मैं बाह्य कांतर कोण पे आऊँगा तो बोलेंगे सर 1 2 7 8, ये बाह्य कांतर कोण है तो बोलेंगे सर ये 1 इक्वल टू एंगल 7 के और 2 इक्वल टू एंगल 8 के। तो आप बोलेंगे 1 इक्वल टू एंगल 7 के और 2 इक्वल टू एंगल 8 के। ठीक है, मैं आपको और समझा दे रहा हूँ डिटेल पे कि चीज़ें आई कहाँ से। ठीक है, मैं इसको भी समझा दे रहा हूँ चीज़ें आई कहाँ से हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे चीज़ें आई कैसे हैं, देखना बहुत ध्यान से हमारी बात को समझना कि चीज़ें आई कैसे हैं। तो आप लोग हमें ये बात बताओ सबसे पहले, अभी आपने जाना क्या है तो बोलेंगे सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 अभी हमने जाना है। कैसे जाना है? करेस्पॉन्डिंग एंगल में संगत कोण पे, ऐसा हमने जान रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ये क्यों है तो बोलेंगे सर शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये बताओ अगर ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, अगर हमारे RHS बराबर है तो LHS भी बराबर जाएंगे तो बोलेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। यही तो बेटा हमारा होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 है ना। इसी तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ को आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दे लो कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, 4 इक्वल टू 6, 1 इक्वल टू 7 और 2 इक्वल टू 8 होता है। बात क्लियर है मेरी? यहाँ पे सबको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है पक्का ना? अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ठीक है, लोगों को बताएं हमारे बारे में। ठीक है, क्योंकि जितनी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही अच्छा लगेगा, उतना हमारा मन भी लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे अगला पॉइंट मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। देखिएगा अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो बात को सुनना हमारी गौर से। यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तो बोलेंगे वन साइड इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, बात को सुनना गौर से हमारी, वन साइड इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा 180 होगा। तो अब बोलेंगे एंगल 3 और एंगल 6 का भी सम हमारा 180 होगा फिर तो, है ना। फिर आप ये भी बोलेंगे यहाँ पे, बात क्लियर है। अब ये हुआ तो क्यों हुआ, इस बात को जल्दी से समझ लो हमारे यहाँ पे। आप लोग हमें ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों हमारे क्या हैं, 180 डिग्री बनाएंगे। दोनों जो सम होगा 180 डिग्री बनेगी नहीं बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन है। ये जो पूरा कंप्लीट एंगल जो बनेगा, ये हमारा जो एंगल बनेगा ये कितने का होगा, तो 180 का होगा ना। तो आप कह सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना, 180 कह सकते हो ना। अब आप लोग हमें ये बताओ, जो एंगल 1 है वही एंगल 5 है ना हमारा, क्यों, अभी कॉम्प्लीमेंट्री किस में जाना, करेस्पॉन्डिंग एंगल पे हमने ये चीज़ जानी थी। यहाँ पे क्या जाना था, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 5 के। तो जहाँ पे एंगल 1 है वहाँ पे क्या ले सकते हो, एंगल 5। तो ये बन जाएगा 180, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 5 है ना। तो आप यहाँ पे क्या देखें, तो एंगल 5 और 4 का जो सम आ गया वो कितना आ गया, 180 आ गया। तो चीज़ भी प्रूव हो गई। क्या चीज़ प्रूव हो गई, हमने यहाँ पे क्या चीज़ प्रूव करके दिखा दी आपको कि वन साइड इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। बात क्लियर है सबको, कोई मन में डाउट नहीं। चलिए मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको और समझाता हूँ यहाँ पे। अब आप लोग हमें ये बताओ, ये जो हमारी लाइन है ये जो बनेगा 180 बनेगा यहाँ पे, ये है ना, और ये भी बेटा 180 बनेगा, है ना। तो अब बताओ ये 180 ये 180 मतलब 360, और दोनों अंदर वालों को जो टोटल बन गया वो 180 बन गया। तो इसका मतलब बाहर वालों को भी कितना बनेगा, तो बोलेंगे 180 बनेगा। तो आप ये भी कह सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या बनेगा, 180 बनेगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू हमारा 180 बनेगा। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई कि बेटा वन साइड चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, दोनों को जो सम बनता है वो हमारा 180 ही बनता है। ठीक है, बात क्लियर है हमारी सबको, कंप्लीट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, अगले पॉइंट को भी समझिएगा। अगला पॉइंट है क्या हमारा यहाँ पे, ठीक है, अगले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान देना, चौथे पॉइंट पे डिस्कशन करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। चौथे पॉइंट पे अगर दो समांतर रेखाओं को
एक तिर्यक रेखा काटती है, तो बेटा जो अंदर की ओर बने हुए कोण हैं, जो अंदर की ओर बने हुए कोण हैं, अगर आप इनका समद्विभाजित करते हैं, अंदर की ओर बने हुए कोण अगर आप समद्विभाजित करते हैं, मतलब एंगल बाइसेक्टर करते हैं, तो इनसे जो घिरी हुई आकृति बनती है ना, ये जो आकृति बन गई हमारी यहाँ पे, इनको नाम लेते हैं पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे जो आकृति बन गई ये हमारी क्या बन गई, इसको हम ए बी सी डी दे देते हैं, ए बी, हमने पी पॉइंट वहाँ ले लिया है, सी और ये डी। तो यहाँ पे जो आकृति बनती है वो हमारी आयत की बनती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ए बी सी डी क्या बन गया हमारा, ये रेक्टेंगल बन गया, मतलब आयत बन गया। तो बात को सुनो, आयत कब बनता है यहाँ पे, तो मैंने आपसे कहा जब दो समांतर रेखाओं को, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं तिर्यक रेखा काटती है, तो जो अंदर की ओर बने हुए कोणों को जब समद्विभाजित करते हैं, तो जो उससे बनी हुई आकृति होती है वो हमारी आयत की होती है। बस सर आयत ही क्यों बन गया, देखो आयत कैसे बन गया हमारे यहाँ पे। अब आप लोग हमें ये बताओ, ये हमारा जो लाइन है, ये जो लाइन है हमारे यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये इसका इंटीरियर एंगल, ये मान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। आपने एंगल बाइसेक्टर किया तो ये जो बनेगा एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा। अभी बात समझाई थी कुछ देर पहले, तो ये कितनी बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पे। जब ये 90 डिग्री का बनेगा तो बेटा ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ओके, अब आप लोग हमें एक बात और बताओ, यहाँ पे बात को सुनना हमारी गौर से, यहाँ पे एक बात आप लोग और बताओ यहाँ पे। अब ये हमारी पहला लाइन है हमारी, है ना, ये हमारी पहला लाइन है, ये मतलब जो ये पूरा जो एंगल बना है हमारा, ये वाला कौन सा एंगल 4 और ये एंगल 5, इन दोनों जो सम था 180 था। जब आपने इनका एंगल बाइसेक्टर किया तो बेटा अंदर वाली जो एंगल ये आए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम 90 आएगा। तो बेटा इसका भी ये, अगर इन दोनों का सम 90 होगा तो एंगल कितने का होगा, तो बोले 90 का होगा। अगर ये 90 तो फिर ये भी 90 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब ये तो ये चारों एंगल 90 डिग्री पे आ गया, अगर चारों एंगल 90 डिग्री पे आ गए तो ये तो फिर वर्ग बनेगा, फिर आयत बनेगा, ये तो स्क्वायर बनेगा, फिर रेक्टेंगल बनेगा, दो में एक आकृति बनेगी हमारे यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि वर्ग की ये आयत है। अब ये वर्ग क्यों नहीं है, बात को सुनो हमारी, वर्ग क्यों नहीं है यहाँ पे। अब आप लोग हमें ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि इन दोनों का सम हमारा 90 कितना 180 है, अगर ये छोटा कोण तो ये बड़ा कोण है, अगर ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है, तो आप बोले से अगर छोटा कोण है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जब ये छोटा कोण है तो जो छोटे कोण के सामने वाली भुजा होगी छोटी होगी और बड़े कोण के सामने भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये दोनों साइड से क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। जब बराबर नहीं होंगी तो फिर आप क्या बोलोगे, फिर बोलोगे आयत। और ये बराबर उस केस में होती जब जो ट्रांसवर्सल लाइन जो है ना, अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट होती तो ये हमारी क्या होती, फिर ये क्या बनाता, वर्ग बनाता। अगर जो ट्रांसवर्सल लाइन है अगर ये 90 डिग्री पे आती तो यहाँ से क्या बनता, बोलते वर्ग बनता। ठीक है, बात क्लियर है हमारी यहाँ पे, ओके पक्का। चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट सिखाते हैं यहाँ पे, तो अगले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और जो ये क्लास है ये बहुत यूजफुल क्लास है, आप किसी भी लेवल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे एसएससी सीरियल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो आपका, आप चाहे टेट की तैयारी करें चाहे सीटेट की तैयारी करें, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जितना भी हम सेगमेंट समझा रहे हैं ज्योमेट्री पे, ये बहुत यूजफुल सेगमेंट है। लाइन्स एंड एंगल एकदम ज्योमेट्री का बेस है। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या है अपना यहाँ पे। अगर बेटा 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं काटती हैं, इनके नाम रख लेते हैं भाई हम, ए बी सी डी ई एफ। 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाओं को दो अगर तिर्यक रेखा काटती हैं बेटा, तो ये समानुपातिक, ये क्या होती है, समानुपातिक विभाजित करती हैं। क्या करती हैं, समानुपातिक विभाजित करती हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि AC बटा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक पॉइंट उधर और समझाऊंगा आपको, AC बटा
CE बराबर BD बटा DF। ओके, ये दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या होता है, ये हमारा बराबर होता है। ठीक है, तो AC बटा CE बराबर BD बटा DF होता है। ये चीज़ कैसे प्रूव हो गई, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, ये चीज़ प्रूव कैसे हो गई है। बात को सुनना हमारी गौर से यहाँ पे। अब हम करते क्या है, यहाँ पे जो हमारी ये N लाइन है, जो N लाइन है इसी के हम पहला लाइन खींच लेते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पे पहला लाइन खींच लेते हैं C के हम ऐसे करके, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाएगा हमारा, यहाँ पे MC इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगा, एक इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमारी यहाँ पे जो लग जाएगी थेल्स थ्योरम लग जाएगी। एक मिनट, इसको भी इस तरीके से मिलाएं, इस तरीके से मिलाएं, ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे मिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट ले लेंगे तो ये जो लाइन हमारी अगर इसके पहला लाइन खींची गई है तो जो ये होगी वही इतनी होगी, जो ये होगी वही इतनी होगी हमारी ना, बात समझ रहे हैं ना। अगर आप पहला लाइन खींचे हो तो जो बेटा ये लेंथ होगी वही लेंथ ये होगी, जो लेंथ ये वही लेंथ ही होगी। तो यहाँ पे अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे फिर इस त्रिभुज को देखेंगे यहाँ पे आप लोग, तो इन दोनों त्रिभुज में क्या लगा लेंगे आप, थेल्स थ्योरम लगा लेंगे वही अपनी वहाँ पे सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, तो यहाँ पे बोलेंगे सर ये बटा ये बराबर ये बटा ये बन जाएगा। ये चीज़ आपको आगे हम पढ़ा भी रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से हम इन चीज़ों को प्रूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बस हमें इतनी बात याद रखनी है, जब 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाओं को जब 2 तिर्यक रेखाएं काटती हैं तो ये क्या होती हैं, समानुपातिक विभाजित करती हैं। अगर मैं ज़्यादा लाइनें ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे A B C D, ये फिर ये E, फिर ये F, ये G और ये H, ठीक है। तो आप बोलेंगे जो इनका अनुपात होगा वही इनका अनुपात होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो AC अनुपात CE अनुपात EG बराबर BD अनुपात DF अनुपात GH, ठीक है। ये इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ हमारी बन जाती हैं। तो जो मैंने इतनी चीज़ें आपसे डिस्कशन की हैं, ये कुछ इतनी चीज़ें आपकी होती हैं लाइन साइड एंगल पे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कशन किए हैं तो आप लोग एक बार और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं कल क्लास लेकर आऊँ तो ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। जब दिमाग में होंगी तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, जी चीज़ें दिमाग में नहीं होंगी तो क्वेश्चन आपको कतई नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग कल के दिन मुलाकात करेंगे इन सभी के क्वेश्चंस के साथ में। तो कल की क्लास लेना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।